आज शेयर बाजार में पूरा दिन सुस्ती और दबाव का माहौल रहा। आखिरी घंटे तक कोई मजबूत रिकवरी नहीं दिखी और बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बंद हुआ, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर नजर आया। आईटी और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली दिखी, जिसका सीधा असर निफ्टी पर पड़ा। इंट्राडे में निफ्टी अपने 20 डीएमए के नीचे फिसल गया, जो तकनीकी तौर पर कमजोरी का संकेत माना जाता है। दिन के अंत में सेंसेक्स 367 अंक गिरकर 85,441.45 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 99.80 अंक टूटकर 26,042 के स्तर पर आ गया। पूरे सत्र में बाजार सीमित दायरे में घूमता रहा, लेकिन दबाव बना रहा। मिड कैप और बैंकिंग शेयर भी इस कमजोरी से नहीं बच पाए। मिड कैप इंडेक्स 137 अंक गिरकर 60,314 पर और निफ्टी बैंक 172.25 अंक टूटकर 59,011 के स्तर पर बंद हुआ। कमजोर बाजार के बीच रेलवे शेयरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। नए रेल किराए लागू होने की खबर के बाद रेलवे स्टॉक्स में तेज खरीदारी आई और आरवीएनएल के शेयर 12% से ज्यादा उछलकर दिन की बड़ी हाईलाइट बने। पावर एक्सचेंज शेयरों पर दबाव देखने को मिला। आईईएक्स करीब 3% टूट गया, क्योंकि सीएआरसी की ओर से टैरिफ रिवीजन की संभावनाओं को लेकर रिपोर्ट सामने आई। मेटल सेक्टर में मजबूती बनी रही। हिंदुस्तान कॉपर लगातार छठे सत्र में चढ़ा, जबकि हिंदुस्तान जिंक चौथे सत्र भी मजबूत रहा, भले ही कच्चे माल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हों। दिलीप बिल्डकॉन में करीब 2% की तेजी दिखी, क्योंकि कंपनी को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2 बड़े ऑर्डर मिले, जिससे भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा बढ़ा। पेनेसिया बायोटेक में 13% की जोरदार उछाल देखने को मिली। यूनिसेफ से जुड़े ऑर्डर की वैल्यू बढ़ने की खबर ने शेयर में जबरदस्त खरीदारी करवाई। डिफेंस शेयर ऊपरी स्तरों से फिसल गए, क्योंकि डीएसी मीटिंग अगले हफ्ते टलने की रिपोर्ट्स आई। इससे शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली का दबाव दिखा। गिग वर्कर्स की हड़ताल और आईपीओ से जुड़े अपडेट्स के चलते स्विगी और इटर्नल जैसे शेयर दबाव में रहे, जहां निवेशकों ने रिस्क कम करना बेहतर समझा। ओला इलेक्ट्रिक को वित्त वर्ष 2025 के लिए पीएलआई इंसेंटिव मिलने की खबर से शेयर 2% से ज्यादा चढ़ा, जो सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना गया। कैस्ट्रोल ऊपरी स्तरों से फिसलने के बावजूद करीब 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्टोन पीक की ओर से 194.04 रुपए प्रति शेयर की ओपन ऑफर प्राइस तय होने की खबर ने सपोर्ट दिया। बाजार गिरने की एक बड़ी वजह रुपए की कमजोरी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे टूटकर 89.94 पर पहुंच गया, जिससे विदेशी निवेशकों की चिंता बढ़ी। आज एफआईआईज ने बाजार में जमकर बिकवाली की। उन्होंने करीब 6,438.90 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि खरीद सिर्फ 4,512.60 करोड़ की रही, जिससे कुल मिलाकर 1,926.30 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग हुई। दूसरी तरफ डीआईआईज ने बाजार को संभालने की कोशिश की। डीआईआईज ने 10,480.15 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि बिक्री 8,142.45 करोड़ रुपए रही, जिससे 2,337.70 करोड़ रुपए की नेट खरीद दर्ज हुई। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार के मुताबिक अमेरिका में मजबूत जीडीपी ग्रोथ और वहां की कंपनियों की ऊंची मुनाफाखोरी शॉर्ट टर्म में भारत से पैसा बाहर ले जा सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी बाजार के लिए नकारात्मक रही। वेनेजुएला और नाइजीरिया से जुड़ी खबरों के बाद ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई दोनों करीब 0.4% चढ़े, जो भारत जैसे आयातक देश के लिए चिंता बढ़ाता है। लगभग सभी बड़े सेक्टर्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में 2% तक की गिरावट आई। जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के आनंद जेम्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 26,100 का स्तर लगातार दूसरे दिन अहम साबित हुआ है। चार्ट पर इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो 25,935 से 25,850 तक की गिरावट का संकेत देता है। हालांकि अगर निफ्टी 26,325 के ऊपर टिकता है तो 26,550 से 26,850 तक की तेजी भी देखने को मिल सकती है, यानी दोनों तरफ के लेवल्स पर नजर रखना जरूरी है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की अमृता शिंदे का कहना है कि रिकॉर्ड हाई के पास बाजार में खरीदारी का फॉलो थ्रू नहीं दिख रहा, जो शॉर्ट टर्म थकान की ओर इशारा करता है। सेक्टर के हिसाब से डिफेंस और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक दिखी। दोनों सेक्टर के इंडेक्स करीब 3% तक चढ़े, जिससे सरकारी खर्च और ऑर्डर फ्लो का सपोर्ट मिला। मिड कैप सेगमेंट में तेजी ज्यादा मजबूत रही। आरवीएनएल, एनएमडीसी, हिंदुस्तान जिंक, भारत डायनेमिक्स और कोचन शिपयार्ड जैसे शेयरों में 7 से 20% तक की उछाल देखने को मिली। वहीं कमजोरी वाले मिड कैप शेयरों में कोफॉर्ज, बंधन बैंक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सोना बीएलडब्ल्यू और टाटा कम्युनिकेशंस शामिल रहे, जहां 3 से 10%। आज जिन लोगों के पोर्टफोलियो में रेलवे स्टॉक्स थे, उनका पोर्टफोलियो गिरावट के बावजूद काफी मजबूत नजर आया। वजह ये रही कि पूरे रेलवे सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आईआरएफसी में करीब 10% की तेजी देखने को मिली। आरवीएनएल लगभग 2.5% ऊपर रहा और आईआरसीटीसी भी करीब 4% के आसपास मजबूत हुआ।
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगभग 5.25% की तेजी दिखी। इरकॉन इंटरनेशनल करीब 4.5% ऊपर रहा और रेल टेल ने लगभग 6% की शानदार चाल दिखाई। इसके अलावा टेक्स मैको रेल करीब 5%, टिटागढ़ रेल सिस्टम्स करीब 4.5% और जुपिटर वैगन्स करीब 2% तक ऊपर नजर आए। इसका पहला बड़ा कारण है रेलवे फेयर में बढ़ोतरी जो 26 दिसंबर से लागू हो चुकी है। भले ही प्रति किलोमीटर किराया बढ़ोतरी छोटी लगे, लेकिन इसका कुल असर काफी बड़ा है और इससे सरकार को करीब 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त रेवेन्यू का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण है दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 3 साल में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और इसकी कुल लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में अलग अलग हिस्सों के लिए टेंडर निकलते हैं और जो कंपनी लोएस्ट बिडर होती है उसे काम मिलता है। इसलिए इस 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से रेलवे से जुड़ी कंपनियों के लिए नए कमाई के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं। तीसरा और सबसे अहम कारण है आने वाला रेलवे बजट, जिसे लेकर बाजार में हमेशा काफी उम्मीदें बनी रहती हैं। इतिहास देखें तो जैसे जैसे रेलवे बजट का साइज बढ़ता है, वैसे वैसे रेलवे कंपनियों को मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े होते जाते हैं। इस समय बाजार में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बजट में रेलवे बजट कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। अगर सरकार 3 लाख करोड़ रुपए का बजट का ऐलान करती है तो रेलवे स्टॉक्स में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बजट उम्मीद से कम रहा या बिल्कुल फ्लैट रहा तो शॉर्ट टर्म में रेलवे स्टॉक्स में दबाव आ सकता है, और अगर बजट बड़ा आया तो यही सेक्टर सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसलिए अभी रेलवे स्टॉक्स में जो मूवमेंट दिख रही है उसे पूरी तरह ट्रैप या पूरी तरह पक्की तेजी कहना सही नहीं होगा। अभी का समय रेलवे कंपनियों के लिए काफी संवेदनशील और अहम है, क्योंकि बजट से पहले के दिन अक्सर इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है। यही पैटर्न हर साल दोहराया जाता है और इस बार भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर चॉइस ब्रोकिंग ने बाय की सलाह दी है और उनका मानना है कि स्टॉक ने एक मजबूत कंसोलिडेशन के बाद अच्छा बेस बनाया है। निचले स्तरों पर डिमांड बढ़ती दिख रही है, जो आगे की तेजी का संकेत देती है। चॉइस ब्रोकिंग ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 310 रुपए 50 पैसे के आसपास खरीदारी का स्तर बताया है। ब्रोकरेज का टारगेट 335 रुपए से 350 रुपए का है, जिसमें करीब 16% का संभावित अपसाइड दिखाया गया है। स्टॉक के लिए 285 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। पिछले 365 दिनों में आईपीओ बाजार भले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा, लेकिन इसी दौरान प्रमोटर्स ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि जब बाजार में जोश था तब प्रमोटर्स इतनी बड़ी बिकवाली क्यों कर रहे थे। कुल आईपीओ फंड रेजिंग में से करीब 1,11,000 करोड़ रुपए सिर्फ ऑफर ऑफ सेल के जरिए आए। इसका मतलब ये पैसा कंपनियों के बिजनेस में नहीं गया, बल्कि सीधे प्रमोटर्स और पुराने निवेशकों की जेब में गया। ओएफएस के कुल आंकड़े में करीब 71% हिस्सा सिर्फ प्रमोटर्स की बिकवाली का रहा। सबसे बड़ी प्रमोटर बिक्री एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक के आईपीओ में देखने को मिली, जहां करीब 11,600 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए। इसके बाद प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट होल्डिंग्स ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में लगभग 10,600 करोड़ रुपए निकाले। एचडीएफसी बैंक ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ में करीब 10,000 करोड़ रुपए के शेयर ऑफलोड किए। वहीं सीए मैग्नम होल्डिंग्स ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज में 8,752 करोड़ रुपए और टाटा सन्स ने टाटा कैपिटल में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेची। सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट ही नहीं, स्टार्टअप फाउंडर्स भी इस बिकवाली में शामिल रहे। पीयूष बांसल ने लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में 824 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। फिजिक्स वाला के फाउंडर्स अलख पांडे और प्रतीक बूब ने लगभग 190 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी निकाली। मीशो के फाउंडर्स संजीव कुमार और विदित आत्रे ने भी करीब 178 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। प्रमोटर्स के शेयर बेचने का पहला कारण होता है ऊंचे वैल्यूएशन का फायदा उठाना। जब आईपीओ बाजार मजबूत होता है तो प्रमोटर्स इसे सही समय मानते हैं। दूसरा कारण होता है आंशिक एग्जिट और वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन, ताकि पूरा रिस्क एक ही कंपनी में ना रहे। तीसरा कारण होता है पुराने पीईवीसी निवेशकों को रिटर्न देना। विदेशी निवेशकों ने आईपीओ बाजार में 7.55 अरब डॉलर का निवेश जरूर किया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से लगभग 24 अरब डॉलर निकाल भी लिए। इससे साफ है कि वो बहुत चुन कर निवेश कर रहे हैं। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले निवेशकों को देखना चाहिए कि कंपनी को कितना फ्रेश कैपिटल मिल रहा है और ओएफएस कितना बड़ा है। अगर फ्रेश कैपिटल कम है तो आईपीओ ग्रोथ से ज्यादा। पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई को बताया है कि एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के पुराने प्रमोटर से जुड़ा करीब 2,434 करोड़ रुपए का बोरोवर फ्रॉड सामने आया है। बैंक के मुताबिक ये मामला पुराने लोन अकाउंट से जुड़ा है और इसकी जानकारी रेगुलेटर को औपचारिक रूप से दी जा चुकी है। इसमें से एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस से जुड़ा फ्रॉड लगभग 1240.94 करोड़ रुपए का है।
पीएनबी ने साफ किया है कि इस पूरे बकाया अमाउंट पर 100% प्रोविजनिंग पहले ही कर दी गई है, यानी बैंक ने संभावित नुकसान को अपने खातों में कवर कर लिया है। वहीं एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से जुड़ा फ्रॉड 1193.06 करोड़ रुपए का बताया गया है। इस केस में भी बैंक ने पूरी रकम के लिए प्रोविजनिंग कर रखी है, जिससे पीएनबी की बैलेंस शीट पर अतिरिक्त झटका आने की संभावना सीमित मानी जा रही है। टाइमेक्स ग्रुप इंडिया में प्रमोटर कंपनी टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस बीवी ने ओएफएस के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। प्रमोटर इस ऑफर के तहत कुल 8.93% तक हिस्सेदारी घटाने की योजना बना रहा है। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 275 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो पिछले बंद भाव 351 रुपए 75 पैसे से करीब 21.8% कम है। डिस्काउंट होने की वजह से निवेशकों के लिए ये ऑफर आकर्षक माना जा रहा है। पूरे ओएफएस का साइज लगभग 248 करोड़ रुपए का है। इसमें बेस साइज लगभग 124 करोड़ रुपए का होगा और उतनी ही राशि का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है। ओएफएस के बाद टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस बीवी की हिस्सेदारी घटकर करीब 51% रह जाएगी। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी ने ज्वेलरी सेगमेंट में बड़ा कदम उठाते हुए लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में एंट्री की घोषणा की है। कंपनी ने इस नए सेगमेंट के लिए बियॉन्ड नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया है। बियॉन्ड ब्रांड का पहला एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर 29 दिसंबर को मुंबई में खुलेगा। ये स्टोर टाइटन की सब्सिडरी कैरेट लेन के एक मौजूदा आउटलेट को रीपर्पस करके तैयार किया गया है। कंपनी आगे चलकर मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में और स्टोर खोलने की योजना बना रही है। नए ब्रांड के तहत खास तौर पर महिलाओं की लाइफस्टाइल और फैशन जरूरतों को ध्यान में रखकर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी पेश की जाएगी। विक्रान इंजीनियरिंग लिमिटेड को मध्य प्रदेश में 45.75 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने एमपी ऊर्जा विकास निगम से अवार्ड स्वीकार किया है और ये प्रोजेक्ट पीएम कुसुम स्कीम के तहत विदिशा में लगाए जाएंगे। इन सोलर प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली को 25 साल तक एमपीपीएमसीएल को बेचा जाएगा। हालांकि इस पॉजिटिव खबर के बावजूद शेयर बाजार में विक्रान इंजीनियरिंग का शेयर शुक्रवार को एनएसई पर 100 रुपए 75 पैसे गिरकर बंद हुआ। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए 5 नए ब्रांच खोले हैं। ये ब्रांच वेलांडीपालयम, कलापट्टी, दावनगेरे, पुथुकोडाई और निकोल में शुरू किए गए हैं। बैंक की तरफ से विस्तार की घोषणा के बावजूद शेयर में दबाव देखने को मिला। शुक्रवार को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का शेयर 504 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ, जो करीब 1.59% की गिरावट दिखाता है। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने फ्लीट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपने वेरी लार्ज गैस कैरियर जग विष्णु और कामसर मैक्स जग आरती को बेचने का समझौता किया है। इसके साथ ही कंपनी 2 सेकंड हैंड जहाज खरीदने की योजना बना रही है। इस कदम का मकसद 2026 तक अपने कुल फ्लीट साइज को करीब 39 जहाजों पर संतुलित करना है। सन फार्मा इंडस्ट्रीज ने 2026 के लिए अपने ग्रोथ आउटलुक पर बात करते हुए कहा है कि कंपनी मिड टू हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रख रही है। सन फार्मा इस ग्रोथ के लिए इनोवेटिव दवाओं पर फोकस बढ़ा रही है। कंपनी का जोर रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा निवेश पर रहेगा। मणप्पुरम फाइनेंस ने मैनेजमेंट लेवल पर बदलाव करते हुए भुवनेश थराशंकर को नया ग्रुप सीएफओ नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 26 दिसंबर से प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में 250 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी है। इस निवेश से माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर में 26 दिसंबर को जबरदस्त हड़कंप देखने को मिला। शेयर सीधे 5% लोअर सर्किट पर खुला और एक्सचेंज को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। शेयर का पिछला बंद भाव 223 रुपए 97 पैसे था, लेकिन ये सीधे 212 रुपए 78 पैसे पर खुला। ये गिरावट इसलिए भी चौंकाने वाली थी क्योंकि इससे पहले राजेश एक्सपोर्ट्स ने तेज रैली दिखाई थी। 18 दिसंबर को शेयर करीब 188 रुपए पर था और 22 दिसंबर तक 230 रुपए के आसपास पहुंच गया था। हालांकि पिछले 3 सालों में ये शेयर करीब 68% टूट चुका है। राजेश एक्सपोर्ट्स का बिजनेस गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ा है। कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसर माना जाता है, जिसकी करीब 35% ग्लोबल हिस्सेदारी बताई जाती है। शेयर में कमजोरी की बड़ी वजह कम मुनाफा है। कंपनी का पीएटी सिर्फ 132 करोड़ रुपए है और आरओई महज 4.23% के आसपास है। हाई डेट, कम मार्जिन वाला बिजनेस मॉडल और डिविडेंड ना देना भी निवेशकों की चिंता बढ़ाता है। इसी वजह से 200 से 300 रुपए की रैली टिक नहीं पाई। कोफोर्ज के शेयर में शुक्रवार को कमजोरी दिखी, लेकिन बाजार बंद होने के बाद बड़ी खबर आई है। कंपनी ने यूएस बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी इनकोरा को करीब $2.35 बिलियन की ऑल स्टॉक डील में खरीदने का फैसला किया है। यानी कैश नहीं बल्कि शेयर स्वैप के जरिए ये डील होगी। इस एक्विजिशन के लिए कोफोर्ज लगभग 93.8 मिलियन नए इक्विटी शेयर्स जारी करेगी, जिसकी कुल वैल्यू करीब 1732 करोड़ रुपए बैठती है। इसके साथ ही कंपनी ने करीब $550 मिलियन के फंड रेज को भी मंजूरी दी है, जो आगे की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को बीपीसीएल से करीब 54 करोड़ रुपए का रिपीट ऑर्डर मिला है, यानी पहले भी काम कर चुकी कंपनी को दोबारा ऑर्डर मिला है। रिपीट ऑर्डर इस बात का संकेत है कि क्लाइंट का भरोसा कंपनी पर बना हुआ है। हाल के महीनों में सुप्रीम इंडस्ट्रीज के शेयर में अच्छी खासी गिरावट आई है और ये अपने ऊपरी स्तरों से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर बाजार सेंटिमेंट सपोर्ट करता है तो इस ऑर्डर की खबर से शेयर में रिकवरी देखने को मिल सकती है।
कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स को इंडियन रेलवे से करीब 56.58 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। रेलवे से ऑर्डर मिलना कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत करता है और फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ाता है। बोंडाडा इंजीनियरिंग को करीब 391 करोड़ रुपए का ईपीसी ऑर्डर मिला है, जहां ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का पूरा काम। कंपनी के मार्केट साइज के मुकाबले ये ऑर्डर काफी बड़ा माना जा रहा है। टाटा स्टील के नीदरलैंड्स ऑपरेशन पर बड़ा आरोप सामने आया है। एक डच नॉन प्रॉफिट संस्था ने पर्यावरण और स्वास्थ्य नुकसान को लेकर $1.6 बिलियन के मुआवजे की मांग की है। ये याचिका नॉर्थ हॉलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की गई है और आरोप है कि कंपनी के उत्सर्जन से आसपास रहने वाले लोगों की सेहत और संपत्ति के मूल्य पर असर पड़ा है। टाटा स्टील ने कहा है कि वो कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है और उसके पास अपने बचाव में मजबूत तर्क हैं। कंपनी ने नीदरलैंड्स में उत्सर्जन घटाने के लिए 6.5 बिलियन यूरो की परियोजना का भी ऐलान किया है। CWD लिमिटेड ने अपने शेयर धारकों को 4:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके लिए 2 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। CWD लिमिटेड IoT और वायरलेस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर, एसेट ट्रैकिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में होता है। शुक्रवार को शेयर 2.33% की गिरावट के साथ 1,849 रुपए पर बंद हुए। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त दर्ज की गई है। 19 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर $693.32 बिलियन पहुंच गया। इस बढ़त में सबसे बड़ा योगदान गोल्ड रिजर्व का रहा। गोल्ड रिजर्व $2.62 अरब बढ़कर $110.36 अरब पर पहुंच गया। हालांकि रुपए में फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन करेंसी एसेट्स की वैल्यू